जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिलेक्शन फार्मूला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आप सभी जानते हैं कि दिसंबर के महीने में सीटेट की परीक्षा होना प्रस्तावित है। तो साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज की क्लास भी हमारी सीटेट दिसंबर 2024 की तैयारी के लिए होगी और इस क्लास में हम CDP बाल विकास के 30 ऐसे क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो साथियों, ये सारे के सारे क्वेश्चन PYQs होंगे, आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस होंगे और ये क्वेश्चन इस एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं, इसलिए आप क्लास को शुरू से अंत तक देखिए। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब बिल्कुल भी देर न करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। हमें वह अवस्था बतानी है जब बच्चा वस्तुओं और घटनाओं से संबंधित अपना चिंतन प्रारंभ कर देता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस है हमारे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, बच्चा जब तार्किक रूप से चिंतन करना शुरू करता है तो वो अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि ऑप्शन डी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सबसे पहले बच्चा जब चिंतन करना शुरू करता है तो वो केवल मूर्त वस्तुओं का चिंतन ही कर पाता है शुरुआत में, बाद में वो अमूर्त या कल्पना करके चिंतन को शुरू कर देता है। तो सबसे पहले जो वस्तुएं उसे दिखती हैं उसी के बारे में सोचना प्रारंभ करता है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मन का मानचित्रण संबंधित है। मन का मानचित्रण साथियों किससे संबंधित है ये बताना है। साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, बोध बढ़ाने की तकनीकी से, मन की क्रियाशीलता से, मन का चित्र बनाने से। अब ऑप्शन डी तो बिल्कुल गलत है। मन का मानचित्रण का मतलब मन का चित्र बनाना नहीं है, साहसिक कार्यों के क्रिया योजन से भी नहीं है, बोध बढ़ाने की तकनीकी से नहीं है। मन का मानचित्रण का मतलब है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विशेष रूप से अब हम बात कर रहे हैं कहाँ से? प्राथमिक स्तर से। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। यानी कि प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? अब ऑप्शंस देख लेते हैं साथियों। महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग, ये साथियों बिल्कुल गलत है। महंगी और चमकदार वस्तुओं से कोई शिक्षण बेहतर नहीं होता, सीखना बेहतर नहीं हो सकता। सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, ये हमारा कहीं तक सही हो सकता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, ये भी कहीं तक सही हो सकता है। अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। अब बात आती है साथियों, ऑप्शंस हमारे 4 दिए हैं, ठीक है, और हमें इनमें से चुनना केवल एक है, तो जो सबसे बेहतर होगा या जो सबसे सटीक आंसर होगा वही आपका उत्तर होना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पे हमें बच्चे को सिखाना है, तो किसी की समस्याओं के अनुरूप जो शिक्षण पद्धति हैं उनको लागू करेंगे, तभी बच्चा एकदम अच्छे से सीख पाएगा। तो अक्षमताओं के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, जो ऑप्शन डी है ना हमारा, अक्षमताओं के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, ये सबसे सटीक आंसर हमारा हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से कौन से बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है बताना है साथियों। बच्चे की जो सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है उसमें किसकी जरूरत नहीं है? तो देखते हैं। संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता होना चाहिए, ये सही है, ये होना चाहिए, ये संबंधित है। ठीक है। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, जो हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, हमारे मल मूत्र, उनका शरीर से बाहर निकलना, इससे साथियों हमारे किसी भी सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता का संबंध नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी ही हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे के ऑप्शंस देखते हैं। तो सानिध्य की आवश्यकता, ये हमारा होना चाहिए। सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, बालक को सराहना की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी हमें सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता में कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वह कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है और इन 4 ऑप्शंस में से हमें चुनना है कि कौन सी जगह पर हम बच्चे के ज्ञानात्मक यानी कि संज्ञानात्मक विकास को परिभाषित कर सकते हैं। एक है घर, तो घर में हम किसी भी बच्चे के ज्ञान को अच्छी तरह से परिभाषित नहीं कर सकते। सभागार, सभागार में हम उसके ज्ञान के केवल एक पक्ष कि वो कैसा बोलता है या क्या करता है उसको परिभाषित करते हैं। भी साथियों हम बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को परिभाषित नहीं कर सकते। खेल का मैदान में संज्ञानात्मक नहीं शारीरिक विकास को परिभाषित करते हैं, इसलिए ये भी गलत होगा। विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, विद्यालय एवं कक्षा के पर्यावरण में ही हम उसके ज्ञान को संज्ञान को बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? किसने बताई है ये चीज़ कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं? तो साथियों वो वैज्ञानिक है जीन पियाजे। कौन है? जीन पियाजे। तो ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है हमारा शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली किस ओर संकेत करती है? बात कर रहे हैं साथियों पाठ्यचर्या की। पाठ्यचर्या अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है, इसके बहुत बड़े मायने हैं। तो अब हमें ऑप्शंस में से चुनना है कि पाठ्यचर्या का मतलब क्या है। ठीक है, तो विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। ये साथियों बिल्कुल सही है। विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम, विद्यालय का पूरा कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी रहता है, कुछ सीखता है, उसी को हम पाठ्यचर्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आगे ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो मूल्यांकन प्रक्रिया ये पाठ्यचर्या का अकेला विषय नहीं है। शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु ये अकेला विषय नहीं है साथियों। पाठ्यचर्या के अंदर बहुत सारे विषय आते हैं। कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, निम्न में से किसने कहा है कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है? किसने कहा है? उस मनोवैज्ञानिक का नाम बताना है जिसने ये कहा है कि बच्चा या शिशु अपने संसार के बारे में अधिकांश चीजें खेल के माध्यम से सीखता है। तो साथियों वो मनोवैज्ञानिक हैं स्ट्रेंग। कौन है? स्ट्रेंग। स्ट्रेंग ने कहा है कि बच्चा अधिकांशतः अपने संसार के बारे में किससे सीखता है? खेल के माध्यम से। तो ऑप्शन डी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? हमारे पास 4 सिद्धांत दिए हैं। उन 4 ऑप्शंस में से 4 सिद्धांतों में से हमें चुनना है कि विकास कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है। इसका मतलब विकास एक सतत प्रक्रिया है। और सतत को एक वर्ड और बोलते हैं साथियों, निरंतरता। क्या बोलते हैं? निरंतरता। ठीक है, तो ये निरंतरता का सिद्धांत है। तो विकास क्या है? निरंतरता का सिद्धांत है। तो ऑप्शन ए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर संबंध का सिद्धांत और बाकी के अन्य जो ऑप्शन है वो हमारे इसके करेक्ट नहीं है। तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? यानी कि ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे अपनी अवस्था के जो बच्चे होते हैं उनके जो समूह होते हैं उसके बिल्कुल पक्के सदस्य बन जाते हैं, सक्रिय सदस्य बन जाते हैं, एक्टिव पर्सन बन जाते हैं? तो साथियों वो है किशोरावस्था। किशोरावस्था में साथियों अपनी समान आयु वाले समूहों में बच्चे बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। बच्चों की जो बौद्धिक विकास है, इस बौद्धिक विकास की बात कर रहे हैं, इसकी जो 4 विशिष्ट अवस्थाएं वो किसने बताई हैं? तो साथियों वो बताई हैं जीन पियाजे ने। किसने? जीन पियाजे के द्वारा 4 विशिष्ट अवस्थाओं को दर्शाया गया है। तो ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है? हमें वो स्थिति बतानी है जब बच्चा किसी भी वस्तु और घटना के बारे में, यहाँ बताया जा रहा है आपको वस्तु के बारे में एवं घटना के बारे में, बच्चा क्या कर रहा है? तार्किक रूप से सोच रहा है। तो इसका मतलब है वो वस्तु को देख रहा है, घटना को देख रहा है, फिर उसके बारे में सोच रहा है। यानी कि वो मूर्त रूप से किसी चीज़ के
देख रहा है, किसी चीज को परख रहा है, फिर उसके बारे में सोच रहा है, तो इसे बोलते हैं साथियों मूर्त क्रियात्मक अवस्था। क्या बोलते हैं? मूर्त क्रियात्मक अवस्था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? विद्यार्थियों को विद्यालय में क्यों खेलना उचित है? ऑप्शंस देख लेते हैं। यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा। भाई, इससे बच्चे रोचक तरीके से खेलेंगे, मन लगेगा, टीचर इससे कुछ सिखा सकता है, तो ये आंसर हमारा सही हो सकता है, लेकिन हमें सबसे बेस्ट आंसर को चुनना है। अगला ऑप्शन है, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। तो साथियों, ये जो खेल है ये बच्चों में सहयोग की भावना पैदा करेगा, ठीक है, और शारीरिक संतुलन बनाने में मदद करेगा। इसका विकास होगा शारीरिक संतुलन का, ये भी हमारा सही है। ठीक है, यह समय बिताने में सहायक होगा, ये तो गलत है, समय नहीं बिताते। यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, ये भी सही हो सकता है। तो इनमें जो बेस्ट है वो ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों। ये खेल भावना, सहयोग की भावना को जन्म दे रहा है और शारीरिक संतुलन को भी बना रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, परिवार एक साधन है। परिवार कौन सा साधन है शिक्षा का? शिक्षा के साधन की बात की गई है। एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है, दूरस्थ शिक्षा का साधन है, गैर औपचारिक शिक्षा का साधन है, औपचारिक शिक्षा का साधन है। तो साथियों, परिवार औपचारिक शिक्षा का तो है नहीं, औपचारिक शिक्षा तो मुख्य रूप से स्कूलों में की जाती है, गैर औपचारिक शिक्षा का भी साधन नहीं है, दूरस्थ शिक्षा तो साथियों डिस्टेंस एजुकेशन को बोलते हैं, ये भी नहीं है। तो परिवार क्या है? अनौपचारिक शिक्षा का एक साधन है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। एक टीचर अपने बच्चों में, विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को किस प्रकार विकसित कर सकता है? महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर ये सही हो सकता है साथियों। ठीक है, महान व्यक्तियों के बारे में सुनाएगा तो कुछ आदर्श तो उनके अंदर विकसित कर सकता है, कुछ सामाजिक मूल्य विकसित कर सकता है। उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर, ये भी सही है, जो बढ़िया कहानी है उनको सुनाकर कर सकता है। आदर्श रूप से बर्ताव कर, ये साथियों एक बड़ा टर्म है, आदर्श रूप से बर्ताव करेगा। आदर्श रूप से अगर बर्ताव करेगा तो खुद का भी एक अलग मोटिवेशन जाएगा बच्चों की नज़र में, और अच्छे बर्ताव में वो महान व्यक्तित्व की कहानी भी सुनेगा, अपना व्यक्तित्व भी बच्चों के सामने रखेगा, एक आदर्श व्यक्तित्व। तो बच्चे सबसे ज़्यादा यहीं से सीखेंगे। तो साथियों, सामाजिक मूल्यों को विकसित करने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टीचर के आदर्श रूप का बर्ताव। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? एक टीचर के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, ये महत्वपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर वही है, ऐसे ही ऑप्शन, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको बेस्ट आंसर को चुनना है। एक सुवक्ता होना, एक अच्छा वक्ता होना, सुवक्ता का मतलब है अच्छा वक्ता होना, ये भी जरूरी है। विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, कक्षा में समयानुवर्ती होना, ये भी सही है साथियों, ये भी सही है। चारों ही सही है। अब चारों सही में से हमें एक बेस्ट, सबसे अच्छे सही को चुनना है, तो वो है विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, विद्यार्थियों की समस्याओं को दूर करना। उनकी समस्याएं दूर होंगी तो अनुशासन अपने आप बनेगा, अनुशासन अपने आप बनेगा तो वक्ता जैसा भी बोल रहा है बच्चे उसे अच्छे से सुनेंगे, और बिल्कुल अनुशासन रहेगा तो समय से भी होगा सारा काम। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। सांप्रतिक दृष्टिकोण का मतलब है बचपन वृद्धि से, किससे है? बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि, एक अनूठी अवधि है जो बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण है, उसका मतलब है बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला है असंगठित, यहां समझना आप, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। असंगठित घर से आ रहा है, उसका घर संगठित नहीं है, बिखरा हुआ है। ठीक है, तो वो किस चीज में सबसे ज्यादा असहज होगा, क्या कठिनाई उसे सबसे ज्यादा होगी? ऑप्शंस देख लेते हैं। सुनिर्मित पाठों में, ये साथियों गलत हो जाएगा। अभ्यास पुस्तिकाओं में, यहाँ उसे कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। नियोजित निर्देश में, ये भी गलत है। स्वतंत्र अध्ययन में, जो असंगठित घर से आ रहा है बच्चा, तो उसे सबसे ज़्यादा जो असुविधा होती है, दिक्कत आती है, कठिनाई आती है, वो आती है अकेले अध्ययन करने में। ठीक है, तो ऑप्शन डी स्वतंत्र अध्ययन में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चरित्र का विकास होता है। चरित्र का विकास कैसे होता है?
इच्छा शक्ति के द्वारा, बिल्कुल सही है साथियों। अगर तुम्हें अच्छे चरित्र का निर्माण करना है, विकास करना है अपने चरित्र का, तो इच्छा शक्ति आपके अंदर होनी ही चाहिए। नैतिकता के द्वारा, नैतिकता तो और भी ज़्यादा जरूरी है। अगर आपके अंदर नैतिकता नहीं है तो अच्छा चरित्र नहीं है। बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, आपका बर्ताव और व्यवहार बहुत ही उचित होना चाहिए, बहुत ही उच्च कोटि का होना चाहिए, या ये सभी। तो इसमें ये सभी ऑप्शन डी ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए। हम टीचर के बर्ताव की बात कर रहे हैं, टीचर का बिहेव कैसा होना चाहिए। प्रशासनात्मक, ये गलत है साथियों। निदेशात्मक, निदेशात्मक का मतलब है केवल आदेश ही करे वो, ये भी गलत है। शिक्षाप्रद, ये कहीं तक सही है, शिक्षाप्रद तो होना चाहिए टीचर का बर्ताव। लेकिन आदर्शवादी, आदर्शवादी सबसे अच्छा है यहाँ, उसका व्यक्तित्व, उसका व्यवहार सब आदर्शवादी होना चाहिए। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालिका शिक्षा, बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है, इसका कारण है। बालिका शिक्षा को क्यों महत्ता देते हैं? तो बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती होती हैं, ये तो साथियों गलत है। बालक भी होशियार हो सकता है, बालिका भी होशियार हो सकती है। ऐसा नहीं है कि बालक बालिकाओं से होशियार होते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि बालिकाएं बालकों से होशियार होती हैं। ठीक है। अगला है, अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता था। अब अतीत में किया जाता तो ऐसा नहीं है कि आज हम उनकी शिक्षा को ज़्यादा महत्ता दे रहे हैं, ये भी गलत है। किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ हैं, या केवल का उचित ना हो तो और ज़्यादा बढ़िया है। जो सामाजिक परिवर्तन का नेतृत्व है साथियों, उसमें बालिकाओं की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बालिकाएं समर्थ हैं, क्योंकि बोलते हैं ना, पढ़ी लिखी लड़की रोशनी घर की। या एक बेटी को पढ़ा रहे हैं तो वो अपना मायका और ससुराल जहाँ जाती है, दोनों घरों को उजाले से भर देती है। तो इसीलिए बालिका शिक्षा को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि वो समाज में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती हैं, लाती हैं। ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक हैं, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप, ये टीचर के लिए है, यदि कोई विद्यार्थी टीचर का सम्मान नहीं करता है तो टीचर क्या करेगा? उसे डांटेंगे? बिल्कुल नहीं, ये गलत है साथियों। उसकी उपेक्षा करेंगे, उसकी निंदा करेंगे, ये भी गलत है। परीक्षा में कम अंक देंगे, ये तो और भी गलत है। इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से तो साथियों कोई नहीं। हम जानेंगे उसके व्यवहार को कि ये ऐसी गलती क्यों कर रहा है, उसके पीछे क्या है, और उसकी कठिनाई का निवारण करेंगे। ठीक है। उसकी परेशानी को दूर करेंगे, फिर वो अपने आप से अच्छा हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते? ऐसा एक क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं कि बच्चे अपने समकक्षी या अपने समवयस्क समूहों में बहुत सक्रिय हो जाते हैं। वो अवस्था हमारी होती है किशोरावस्था। कौन सी अवस्था होती है? किशोरावस्था। तो ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, एक सामान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। 12 वर्ष की उम्र का एक बच्चा है, उसमें सबसे अधिक क्या हो सकता है? कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई। ठीक है। ऑप्शन बी पढ़ते हैं, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी, अब और यहाँ मैं उसकी रुचियों को सीमित करना, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति। तो साथियों, एक 12 वर्ष का बच्चा है, वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ में रहता है कि उसके जो समकक्षी हैं उनके अनुमोदन, उनकी प्रशंसा कैसे पाए, सब उस बच्चे को अच्छा कैसे बताएं, इसके लिए उसकी बेचैनी ये उसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है। जो बाल्यावस्था का अंत हो रहा होता है, किशोरावस्था की शुरुआत हो रही होती है, वहाँ हर बच्चा ये चाहता है कि हम अपने समूह में जितने भी मेंबर हैं सब लोग मेरी तारीफ़ें करें। तो उसके लिए वो क्या करता है, उसके लिए उसे बहुत बेचैनी होती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उत्तरदायित्व की अनुभूति, ये है, उत्तरदायित्व उसे निभाना चाहिए। आज्ञाकारिता, ये साथियों सबसे अच्छा है। सहभागिता, ये भी होनी चाहिए। ईमानदारी, ये भी होनी चाहिए। अगर कोई बच्चा आज्ञाकारी है, अगर स्टूडेंट आज्ञाकारी है और टीचर उसे आज्ञा देता है कोई काम करने की, तो वो जरूर सहभागिता करेगा, किसी प्रतियोगिता में भी हिस्सा लेगा। बच्चा ईमानदार भी हो जाएगा टीचर की बात मान के, और अपने उत्तरदायित्वों को भी समझेगा। तो यहाँ सबसे उचित जो विशेषता है वो है आज्ञाकारिता, इसलिए ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह
यहाँ हमें बताना है कि बुनियादी स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना क्यों बेहतर है। तो साथियों, बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, निश्चित ही आत्मविश्वास का विकास करेगा अगर बच्चे अपनी मातृभाषा में शिक्षण करेंगे तो। ठीक है। प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता मिलेगी, ये तो और भी अच्छा है साथियों, ये बहुत अच्छा है। प्राकृतिक वातावरण रहेगा क्योंकि वो नेचुरल अपनी मातृभाषा में शिक्षा लेंगे तो सीखने में सहायता मिलेगी उन्हें और तेजी से सीखेंगे। बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, बौद्धिक विकास भी बढ़िया होगा। अधिगम को सरल बनाएगा, अधिगम भी सरल होगा अगर उनकी मातृभाषा में शिक्षा होगी तो इसका सबसे अच्छा ऑप्शन मुझे ऑप्शन बी लग रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा मातृभाषा में शिक्षा देना। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए ये देखते हैं। विद्यार्थियों में व्यापारिक कुशलता का विकास करना। शिक्षा का उद्देश्य ये तो नहीं होना चाहिए, ये तो होता ही है, उसका एक टर्म है छोटा सा, लेकिन शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं है कि केवल वो व्यावसायिक कुशलता ही पाए, उसका जीवन स्तर अच्छा होना चाहिए, उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए और जो भी उसने सीखा है वो अपने व्यवहार में उसे अपनाना चाहिए, ये है शिक्षा का उद्देश्य। ठीक है। अगला है ऑप्शन व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। ये बिल्कुल सही है साथियों, अपने व्यवहारिक जीवन के लिए बच्चों को तैयार करना यही शिक्षा का उद्देश्य होता है। ठीक है। विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना बिल्कुल नहीं। विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना ये कहीं तक हो सकता है, लेकिन सबसे अच्छा है इसमें व्यवहारिक जीवन के लिए, यानी बच्चा समाज में उतरेगा तो उसका व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार होना चाहिए, उसमें उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए, उसके मोटिव्स अच्छे होने चाहिए, काम करना भी आना चाहिए, हर सारे फैक्टर में उसका शारीरिक विकास भी होना चाहिए, मानसिक विकास भी होना चाहिए। इसका मतलब है कि वो अपने व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थी को तैयार करना यही हमारी शिक्षा का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, खिलौनों की आयु कहा जाता है। खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है? तो साथियों, खिलौनों की आयु 6 वर्ष से शुरू होती है हमारी बाल्यावस्था। ठीक है, बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था से जो पूर्व की उम्र होती है, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था, उसे ही खिलौनों की उम्र कहते हैं। ठीक है, तो पूर्व बाल्यावस्था को क्या कहते हैं? खिलौनों की आयु। ऑप्शन ए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है या नहीं पूछा है साथियों। ठीक है, दल या समूह में रहने की अवस्था, ये होता है साथियों, बच्चे समूह में खेलना पसंद करते हैं। खेलने की अवस्था, देखो पूर्व बाल्यावस्था की बात कर रहे हैं तो यहाँ खेलने की अवस्था नहीं होती बल्कि खिलौनों से खेलने की अवस्था होती है। तो यही विशेषता हमारी क्या है, इसकी नहीं है, और ये नहीं है तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न करने की अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था में बालक क्वेश्चन बहुत करता है, ये इसकी विशेषता है। अनुकरण करने की अवस्था बिल्कुल होती है, तो ऑप्शन बी इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। जो बच्चे होते हैं उत्तर बाल्यावस्था में भौतिक वस्तुओं के, यानी कोई भी वस्तु है उसके किन तत्वों में वो परिवर्तन समझने लग जाते हैं? द्रव्यमान में, या द्रव्यमान और संख्या में। साथियों दोनों में ही लग जाते हैं, संख्या भी समझते हैं बच्चे, द्रव्यमान भी समझते हैं। संख्या, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र, तो ऑप्शन बी इसका सबसे बेस्ट आंसर है। क्षेत्रफल में बच्चे क्षेत्र में इतना ज़्यादा नहीं समझ पाते, द्रव्यमान और संख्या में बच्चे अच्छे से अंतर कर पाते हैं, परिवर्तन समझ पाते हैं उत्तर बाल्यावस्था में। ठीक है साथियों, तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने ये चाइल्ड डेवलपमेंट के 30 टॉप मोस्ट क्वेश्चंस को देखा है। आगे भी इस चैनल पर आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। अगर आज का कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।